हम्म तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है कि जो भी हमारी वो ई नॉट की वैल्यूज आई उसको हमने कैसे मेजर किया था, कहाँ से आई थी वो। तो मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल समझने से पहले आपको ये समझना है कि ई नॉट कांट बी मेजर्ड डायरेक्टली। ई नॉट कांट बी मेजर्ड डायरेक्टली। अब ये चीज क्यों है, हम हमेशा ई नॉट पे ई नॉट सेल में ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड कर रहे थे। तो ये सिर्फ अकेले का ई नॉट कहाँ से आएगा, अकेले का ई नॉट ए कहाँ से आएगा, मतलब सिर्फ कैथोड या सिर्फ एनोड का कहाँ से आएगा। तो ये चीज हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, मतलब सिर्फ एक हाफ सेल में अगर कोई ऐसे वोल्ट मीटर लगा के मेजर कर ले कितना पोटेंशियल आ रहा है, दिस इज नॉट पॉसिबल। वाई? क्योंकि रिडक्शन या ऑक्सीडेशन अकेले तो पॉसिबल नहीं है कि सिर्फ रिडक्शन ही हो रहा हो, कहीं पे सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को ही गेन कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन्स आए कहाँ से, कहीं से आए भी होंगे। या फिर सिर्फ ऑक्सीडेशन कर रहा हो कि कोई अगर इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन्स गेन करने के लिए भी कोई होना चाहिए। तो अकेला रिडक्शन या अकेला ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं होता। तो ऐसे केस में अब हम इनका अकेले अकेले का पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, तो वो अगर ये फॉर्मूला है हमारे पास ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। तो अगर मेरे को ई नॉट कैथोड निकालना है और मैं एनोड पे कुछ ऐसा रख दूं जिसकी वैल्यू ई नॉट की मेरे को पता हो, जिसकी वैल्यू मेरे को पता हो, अगर मैं ऐसा कुछ रख दूं यहाँ पे, तो ये चीज तो वोल्ट मीटर में आ जाएगी। ये चीज तो वोल्ट मीटर में आ जाएगी, उसको लगा सकते हैं हम एक सेल पे। तो अगर मेरे को ये चीज वोल्ट मीटर बता रहा है, ये चीज मेरे को पता है, तो ई नॉट कैथोड जो है वो फाइंड आउट ऐसे हो सकता है। तो अब ऐसी कौन सी चीज होगी जिसका ई नॉट ए हम लेके चलते हैं जो कि हमें पता हो, तो वो एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड हम लेके चलते हैं। रेफरेंस इलेक्ट्रोड मतलब रेफरेंस के लिए उसको हमने एनोड पे रख दिया, रेफरेंस के लिए हमने उसको एनोड पे रख दिया। ये चीज हमें पता चल जाएगी वोल्ट मीटर से, और ई नॉट कैथोड जो है फाइनली हमें पता चल जाएगा जिस भी इलेक्ट्रोड का हमें निकालना है। अब प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड के लिए हम यूज करते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या फिर SHE शी। इसका बाय कन्वेंशन हमने मान लिया कि ई नॉट जो है वो 0 वोल्ट होता है। बाय कन्वेंशन इसका मान लिया ई नॉट 0 वोल्ट होता है। तो अगर हम इसको एनोड पे रख देंगे, अगर हमने इसको एनोड पे रख दिया, तो जो भी वैल्यू हमें शो होगी वोल्ट मीटर में वही वैल्यू किसकी हो जाएगी, कैथोड की, या फिर जो भी इलेक्ट्रोड की हमें फाइंड करना था रिडक्शन पोटेंशियल। तो इस ऐसे हम मतलब ये वैल्यूज जो है निकालते हैं। एनोड पे हमने रख दिया शी जिसका 0 है, कैथोड पे फाइंड आउट हो जाएगा जो भी वैल्यू ई नॉट सेल की हमें विजिबल हो रही होगी। ऐसे ही ये तो हो गया प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड। अब कुछ होते हैं सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड। सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड कैसे होते हैं, जैसे यूज तो हमें यही करना है, ई नॉट सेल इज इक्वल टू माइनस ई नॉट एनोड। अब जो ये ई नॉट एनोड है, इस एनोड को पहले शी के साथ इसको कैथोड पे रखे, सॉरी इसको एनोड पे रखे और इस ई नॉट ए को कैथोड पे रख के पहले हमने ये स्टेप किया जिससे ई नॉट ए फाइंड किया, और दूसरे स्टेप में जिस भी इलेक्ट्रोड का निकालना था उसको इस सेकेंडरी रेफरेंस को एनोड पे रख के निकाला। तो इसमें दो स्टेप्स लग रहे हैं अलग अलग। पहले स्टेप में क्या, शी से निकाला इस सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल, और फिर सेकंड स्टेप में जिसका भी हमें निकालना था फाइनली उसको कैथोड पे रख के ही निकाला। तो इसमें दो दो स्टेप करने पड़ते हैं। तो वो ऐसे क्यों करते हैं, बेफालतू में दो दो स्टेप क्यों करते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है, जो शी होता है जिसका अभी हम पढ़ने वाले हैं आगे सेटअप पूरा, वो शी में हाइड्रोजन गैस यूज हो रही है, और हाइड्रोजन गैस भी 1 बार प्रेशर पे यूज हो रही है। तो कई बार ऐसी चीजें कुछ लोगों के लिए हैंडल करना इजी नहीं होता, उनके पास इतना नहीं होता है सेटअप लैब में कि वो ये सब कर ले। तो उस केसेस में वो सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड्स यूज कर लेते हैं जिसका ऑलरेडी वो ई नॉट ए जो है वो
जहां से भी परचेज कर रहे हैं वहां से वो मेजर कर लेंगे शी के साथ, और फिर उसी ई नॉट ए को हर इलेक्ट्रोड के लिए वो मेजर करते रहेंगे जिसकी भी उन्हें रिक्वायरमेंट है। तो इस स्लाइड पे जो भी लिखा है वो आपको समझ आ गया कि कैसे मेजर करते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है मेजर करने का। सिर्फ सूरज को समझ आया क्या, बाकी बच्चे भी बताओ। मैम एक बार थोड़ा सा रिपीट करें। थोड़ा सा रिपीट कर दूं, ठीक है। तो हमें मेजरमेंट करना है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो हम ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड करते हैं, तो इन ई नॉट की वैल्यूज कहाँ से आती है वो मेजर करनी है। अब हम अकेला ई नॉट, जैसे मैं एक हाफ सेल रख दूं उसके अंदर एक इलेक्ट्रोड रख दूं उसके अंदर ऐसे वोल्टमीटर लगा दूं, ये अकेला एक हाफ सेल है, तो इसमें पहली बात तो कोई रिएक्शन ही नहीं होने वाली है। क्यों नहीं होने वाली है? क्योंकि रिडक्शन रिएक्शंस या ऑक्सीडेशन रिएक्शंस जो है किसी के साथ होती है। मतलब अगर कोई रिडक्शन कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स अगर वो गेन कर रहा है तो गेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स आए कहाँ से? तो इलेक्ट्रॉन्स देने वाला भी कोई होना चाहिए साथ में। तो अकेला रिडक्शन या अकेला ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर कोई ऑक्सीडाइज होकर इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो इस इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए भी कोई होना चाहिए। तो ऐसे अकेले ये सेटअप लगा के, अकेले ये सेटअप लगा के पॉसिबल नहीं है ई नॉट निकालना। तो कैसे पॉसिबल है कि हमने ई नॉट एनोड पे कोई रेफरेंस इलेक्ट्रोड रख लिया जिसका पोटेंशियल हमें पता है, इसका पोटेंशियल हमें पता है। अब ये पूरा सेल हमने वही बनाया जैसे गैल्वेनिक सेल पीछे देखा आपने, यहाँ पे वोल्टमीटर स्विच वगैरह ये पूरा सेल है। तो एक एनोड पे हमने रख लिया रेफरेंस, कैथोड पे रख लिया हमें जिसका भी फाइंड करना है। तो रेफरेंस मैंने एग्जांपल दिया SHE का, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। बाय कन्वेंशन हमने इसका लेके चला 0 वोल्ट से। तो इस फॉर्मूला में ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड में हमने फॉर्मूला में एनोड की जगह पे 0 रख दिया। कैथोड का हमें चाहिए, और ई नॉट सेल कैसे पता चल जाएगा? वोल्ट मीटर से। अब आया समझ? यस मैम। ठीक है, अभी आगे और क्लियर हो जाएगा, इसी पे बात करनी है। अब ये जो है सेटअप होता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। इसमें ये वायर है, वायर है यहाँ पे प्लैटिनम है, प्लैटिनम का एक सरफेस प्रोवाइड कर दिया है ताकि रिएक्शन हो जाए। ये जो सोल्यूशन लिया है ये 1 मोलर H+, मतलब कोई एसिड लिया है जिसके कॉन्सेंट्रेशन है 1 मोलर H+ की। यहाँ से इनलेट से एक बार पे हाइड्रोजन गैस जो है वो पास करी जा रही है एक बार प्रेशर पे। अब वो एक बार प्रेशर क्यों लिया? क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशंस याद करो, 298 केल्विन 1 बार प्रेशर, और जो इलेक्ट्रोलाइट की कॉन्सेंट्रेशन है वो 1 मोलर होनी चाहिए। अब ये जो पूरा सेटअप है इसका ई नॉट हमने बाय कन्वेंशन लिया हुआ है 0 वोल्ट्स। सिर्फ अपनी कन्वीनियंस के लिए 0 वोल्ट्स ले लिया इसको ताकि हम बाकी इलेक्ट्रोड्स को मेजर कर पाए रेफरेंस में। तो ये सारे जो हमारे पास ई नॉट की वैल्यूज हैं सब हाइड्रोजन के रेफरेंस में है। तो अब इस SHE में क्या हो रहा है? H+ जो है वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करके H2 गैस इवॉल्व कर रहे हैं, और 2 H2 है क्योंकि यहाँ पे, तो 2H+ 2 इलेक्ट्रॉन, ये रिएक्शन जो हो रही है। अब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए ई नॉट H+ से H2 जा रहा है जिसका पोटेंशियल जो है 0 वोल्ट्स है। अब इसी सेल को, इसी SHE को, सेल नहीं सॉरी हाफ सेल, इसी SHE को हम एनोड पे प्लेस कर देते हैं। क्योंकि फिर से याद करो लास्ट क्लास में बोला था कि हम स्टैंडर्ड पोटेंशियल किसको मान के चलते हैं? रिडक्शन पोटेंशियल को। स्टैंडर्ड पोटेंशियल किसको मान के चलते हैं? रिडक्शन पोटेंशियल को। इसलिए ये वाली रिएक्शन यहाँ पे लिखी है रिडक्शन की। अब SHE को हमने एनोड पे रख दिया, तो जो भी हमें फाइंड आउट करना होगा उसको हम कैथोड पे रख देंगे। अभी उसको छोड़ो, अभी सिर्फ इसकी रिप्रेजेंटेशन देखो, इस हाफ सेल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। प्लैटिनम इलेक्ट्रोड को सबसे पहले लिख देते हैं, फिर H2, फिर H+, जब हमने इसको एनोड पे प्लेस किया है। और अगर बाय चांस कैथोड पे प्लेस कर भी रहे हैं, अगर कैथोड पे प्लेस कर भी रहे हैं तो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, H+H2 Pt। ये एनोड का हो गया रिप्रेजेंटेशन, ये कैथोड का रिप्रेजेंटेशन हो गया। रिप्रेजेंटेशन वही है, H2 से H+ ऑक्सीडेशन हो रही है एनोड पे,
और कैथोड पे क्या हो रही है, H+ से H2 रिडक्शन। ये सेटअप है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। ये हाफ सेल समझ आया, हाफ सेल, बस इस आधे में क्या हो रहा है, आधे में बस H+ से H2 बन रहा है। अब इसको यूज कैसे करते हैं, उसका ये सेटअप है। इसमें देखो यहाँ पे SHE लगाया हुआ है, ये वो वाला इलेक्ट्रो हाफ सेल है जिसका हमें फाइंड करना है E0, जिसका हमें फाइंड करना है E0। अब इस डिवाइस से पोटेंशियोमीटर या वोल्ट मीटर जो भी है, उससे हमें E0 सेल की वैल्यू यहाँ पे आ गई 0.34 वोल्ट। इसको कैथोड पे प्लेस किया हुआ है, इसको एनोड पे प्लेस किया हुआ है। अब E0 सेल क्या है, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। वो E0 सेल यहाँ पे आ गया 0.34, E0 कैथोड हमें नहीं पता, E0 एनोड हमें पता है 0, तो E0 कैथोड क्या आ गया, सिंपली 0.34। तो कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल आ गया 0.34 वोल्ट्स। ऐसे करके बार बार अलग अलग इलेक्ट्रोड यहाँ पे प्लेस करके स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ ये वैल्यूज जो है निकाली जाती है। अब जैसे हमने ये सेल बनाया लैब में, ये सेल बनाया, तो हमें पता कैसे चलता है कि कौन सा कैथोड है कौन सा एनोड है। तो ये चीज पता करने के लिए हमारा जो वोल्ट मीटर है वो काफी हेल्प कर देता है। क्या चीज पता करने के लिए कि कॉपर ही जो है वो कैथोड पे है या SHE जो है वो एनोड पे है। ये कैसे पता चलता है कि अगर वोल्ट मीटर की आप फंक्शनिंग, चलो ये आपका होमवर्क हो गया, वोल्ट मीटर की आप फंक्शनिंग मेरे को बताना नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो कॉपर जो है उसकी जो वोल्ट मीटर की वैल्यू आती है वो पॉजिटिव आती है, एक डेविएशन शो करता है वो एरो जो है, तो वो पॉजिटिव आती है। तो कैथोड इससे हमें पता चलता है कैथोड, और SHE की नेगेटिव आती है। एक बार ये जो वोल्ट मीटर की फंक्शनिंग है ये हम नेक्स्ट क्लास में फिर से डिस्कस करेंगे। यहाँ तक बताओ, आपको इस स्टेप तक समझ आया कि E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, और एनोड की जगह पे 0 रख के, ठीक है। अब ऐसे ही बार बार वैल्यूज निकाल निकाल के एक पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज तैयार हुई है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ये पूरा एक पेज पे मैं फिट नहीं कर पाई, तो इसके बाद यहाँ से कंटिन्यूड है। तो इसमें जैसे क्या दिखाया हुआ है, हाइड्रोजन का देखो, हाइड्रोजन का यहाँ पे 0 वोल्ट्स। तो हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी हैं उनका मतलब क्या है कि अगर उसको SHE की प्रेजेंस में रखें, एक साइड पे SHE रखें और एक साइड पे ये सारे एलिमेंट्स जो भी हाइड्रोजन से ऊपर हैं, हाइड्रोजन से जो भी ऊपर है, ऐसे टाइप के सेल में हमेशा क्या होगा, जो भी हाइड्रोजन से ऊपर है वो रिड्यूस होंगे, और यहाँ पे H2 जो है वो ऑक्सीडाइज होगा, H2 जो है ऑक्सीडाइज होगा। और जो भी हाइड्रोजन से नीचे है जिनका भी ये पोटेंशियल नेगेटिव दिख रहा है, इनका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है, मतलब ये रिड्यूस होने की टेंडेंसी इनकी नेगेटिव में है एज कंपेयर टू व्हाट, हाइड्रोजन। तो अगर हम इन्हें हाइड्रोजन की प्रेजेंस में रखें, एक साइड पे SHE, एक साइड पे जो हाइड्रोजन से नीचे है, तो वो क्या होंगे यहाँ पे ऑक्सीडाइज, और SHE वहां पे रिड्यूस होगा कैथोड पे, H+ से H2 जा रहा होगा। तो ये सब करके एक इलेक्ट्रोकेमिकल पूरी सीरीज तैयार हुई। तो इसमें आप जैसे देख सकते हो, सबसे ऊपर जो 2.87 सबसे ऊपर हाईएस्ट जो है वो F2 का है, मतलब F2 की सबसे ज्यादा टेंडेंसी है टू गेट रिड्यूस्ड, हाईएस्ट टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड, मतलब हाईएस्ट E0 टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड। और सबसे कम -3.05 किसकी है, लिथियम प्लस की, लिथियम प्लस की सबसे कम टेंडेंसी है टू गेट रिड्यूस्ड। तो हमेशा हमेशा वो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा होगा, मतलब Li से वो Li+ जाने की टेंडेंसी रखेगा बहुत ज्यादा, उसके प्रेजेंस में कोई और ऑक्सीडाइज हो ही नहीं सकता, सिर्फ लिथियम ही ऑक्सीडाइज होगा, और फ्लोरीन के प्रेजेंस में सिर्फ वही रिड्यूस होगा, कोई और रिड्यूस हो ही नहीं सकता। तो ये हमें क्या बता रही है, जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं तो इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऊपर वाले आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्योंकि उनकी खुद रिड्यूस होने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है।
और नीचे नीचे आएंगे जैसे जैसे, तो दे आर इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स। रिड्यूसिंग एजेंट्स गुड क्यों? क्योंकि उनकी खुद की ज्यादा से ज्यादा टेंडेंसी है वो ऑक्सीडाइज हो जाए, तो सामने वाले को वो रिड्यूस ही करेंगे। क्लियर? ठीक है। एक बार ये क्वेश्चन ट्राई करो पी वाई क्यू का। द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स एट 25 डिग्री सेल्सियस, लिथियम प्लस से लिथियम, बेरियम 2 प्लस से बेरियम, सोडियम प्लस से सोडियम, मैग्नीशियम 2 प्लस से मैग्नीशियम, ये उनके रिडक्शन पोटेंशियल्स गिवन है। देन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? और Li plus दो लोगों का बी आ गया, और बताओ। स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताना है हमें, मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक बार ऐसे भी चेक कर सकते हो कि जो सबसे ऊपर लाई कर रहे हो। स्ट्रॉन्गेस्ट, गलत बोल दिया कुछ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो उनका ई नॉट जो है ज्यादा होगा। ई नॉट इसमें से ज्यादा तो इसका है। आंसर गलत दे रहे हो बच्चे, -2.37 तो इसका है। इन दोनों में से, इन चारों में से सबसे ज्यादा ई नॉट तो इसका है, -2.37। मैग्नीशियम डी, सूरज का डी। हाँ, क्योंकि ई नॉट क्या है, टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड, वो खुद रिड्यूस होगा, रिड्यूस्ड, और गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, खुद रिड्यूस होगा और गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो ई नॉट जिसका ज्यादा, दे आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। किस किसने दिया था? एल आई का नेगेटिव है, एल आई प्लस से एल आई जाने का नेगेटिव है। यहाँ पे दिखाया था ना इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, इसका जिसका भी नेगेटिव होता है, दे आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स, क्योंकि वो उनका खुद रिड्यूस होने की टेंडेंसी नेगेटिव में है। उनकी खुद रिड्यूस होने की टेंडेंसी नेगेटिव में है, तो वो सामने वाले को रिड्यूस करेंगे। खुद रिड्यूस होने की टेंडेंसी नेगेटिव में है, तो सामने वाले को रिड्यूस करेंगे, खुद ऑक्सीडाइज होंगे। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? जो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करे। और अगर कोई सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो वो खुद क्या होगा? रिड्यूस। और खुद कौन रिड्यूस होगा? जिसका ई नॉट सबसे ज्यादा होगा, तो Mg2+। ओके, तो ये कुछ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड्स है हमारे पास, जैसे SHE होता है वैसे ही और भी टाइप्स की इलेक्ट्रोड्स होती है। मेटल इलेक्ट्रोड का एग्जांपल तो आप देख ही चुके हो, डैनियल सेल में रिडक्शन हो रही है, जैसे मेटल के आयन की रिडक्शन और मेटल की ऑक्सीडेशन। ये सिर्फ एक इलेक्ट्रोड की बात कर रही है, सेल नहीं है पूरा, इस चीज का ध्यान रखना है। सिर्फ एक इलेक्ट्रोड मतलब एक हाफ सेल की बात कर रहे हैं, तो ये अलग अलग टाइप के हैं। तो उसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है? रिडक्शन के लिए Zn2+ से Zn से Zn2+ अगर ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये देख चुके हो आप। दूसरे टाइप का होता है एक हाइड्रोजन परऑक्साइड का। इसमें क्या होता है, अगर रिडक्शन हो रही हो तो हाइड्रोजन परऑक्साइड की रिडक्शन हो रही होती है। यहाँ पे H2O2 के ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है? H2O2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1। -1। गुड। H2O2 में ये स्ट्रक्चर होता है, यहाँ से -1 आता है इसके ऊपर, और यहाँ से क्योंकि सेम ही है तो कुछ भी नहीं, तो सिर्फ -1 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट रहती है। और H2O में कितनी होती है ऑक्सीडेशन स्टेट? -2। -2। तो देख सकते हो यहाँ -1 से -2 जा रहा है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, सॉरी ऑक्सीजन, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की रिडक्शन हो रही है। सिमिलरली यहाँ पे H2O2 से O2 जा रहा है, तो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन हो रही है। तो रिप्रेजेंट करने का तरीका, H2O2 से H2 और H2O2 से O2, ये हो गया हाइड्रोजन पर ऑक्साइड इलेक्ट्रोड। फिर होता है एक टाइप का रिडॉक्स इलेक्ट्रोड, जिसमें पूरी रिडॉक्स रिएक्शन ही है ये। जैसे MnO4-, यहाँ पे +7 में होता है, ये +2 में जा रहा है, तो यहाँ पे इसकी
रिडक्शन, 5 इलेक्ट्रॉन गेन करके। इसकी ऑक्सीडेशन क्यों नहीं हो सकती MnO4 माइनस की? यहाँ पे सिर्फ रिडक्शन रिएक्शन क्यों लिखी है MnO4 माइनस की? हाफ सेल है ना। नहीं, MnO4 माइनस की ऑक्सीडेशन क्यों नहीं हो सकती? मैम क्योंकि उसका जो पोटेंशियल है उसकी वजह से। और याद करो थोड़ा, रेडॉक्स केमिस्ट्री याद करो। MnO4 माइनस की ऑक्सीडेशन मतलब उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट मैम ये फर्दर। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट हाँ में है। गुड। इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है, तो इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं हो सकती। मेटल मेटल सॉल्ट इनसॉल्युबल इलेक्ट्रोड। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है किसी किसी को कि इसकी रिएक्शन कैसे याद रखें। तो इसकी रिएक्शन में जैसे बस सिंपली ये देखना है, AgCl जो है क्या है, ये सॉल्ट। AgCl क्या है, सॉल्ट। ये इनसॉल्युबल पहले आता है सॉल्ट से, यहाँ आता है ये इनसॉल्युबल सॉल्ट होता है ये। ऐसे सॉल्ट इनसॉल्युबल नहीं होता, इनसॉल्युबल सॉल्ट होता है। तो ये AgCl, इसमें बस इतना याद रखना है कि ये जो सॉल्ट है AgCl, ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और Ag प्लस से Ag जा रहा है और Cl तो माइनस में ही है। Cl यहाँ पे भी -1 था, यहाँ पे भी -1 था, बस किसकी रिडक्शन हो गई यहाँ, Ag प्लस की हो गई Ag में, Ag +1 से 0 में। तो Ag प्लस की हो गई रिडक्शन और Cl तो वही रहेगा। ऑक्सीडेशन में सिंपली बस इस रिएक्शन को उल्टा करके लिख देंगे, Ag प्लस Cl माइनस, Cl माइनस यहाँ चला जाएगा और दोनों मिलके AgCl और एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे। सिंपली कुछ नहीं करना है, बस रिडक्शन में जो इनसॉल्युबल सॉल्ट है उसको इलेक्ट्रॉन गेन कराना है और उसमें एक हमारा Cl माइनस आयन मिलता है और Ag प्लस जो है वो अब Ag सॉलिड में कन्वर्ट हो चुका है। और इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका AgCl सॉल्ट, फिर मेटल, फिर एनायन, सॉल्ट मेटल एनायन। और यहाँ पे उसका उल्टा Ag सॉलिड से AgCl और Cl माइनस। Cl माइनस देखो दोनों में साइड में ही लिखा है क्योंकि उसका कुछ यहाँ पे कन्वर्जन हो नहीं रहा है, वो पहले भी -1 में था बाद में भी -1 में। तो वो किसका रहा है चेंज, Ag का, Ag टू AgCl या फिर AgCl टू Ag। तो ये अलग अलग टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड्स हैं, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर बाय चांस क्वेश्चन में आपको सिर्फ इसकी रिप्रेजेंटेशन पूछ ले या इसकी रिएक्शन पूछ ले तो इसलिए आपको टाइप्स जो है ये पता होने चाहिए कि इस टाइप के हमारे पास इलेक्ट्रोड्स मिलते हैं। यहाँ तक ठीक है? ठीक है। अब हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो है चैप्टर का, थर्मोडायनामिक्स ऑफ अ सेल। थर्मोडायनामिक्स ऑफ अ सेल में क्या हमें देखना है, अगर केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही थी तो वो केमिकल एनर्जी आ कहाँ से रही थी, तो वो आ रही थी फ्रॉम गिब्स फ्री एनर्जी। उसके पास कुछ गिब्स फ्री एनर्जी थी जिसको कन्वर्ट कर रहा था वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो डेल्टा जी अगर आप थर्मोडायनेमिक्स से याद भी करो तो दैट इज द मैक्सिमम यूजफुल वर्क, जो भी मैक्सिमम वर्क कर सकते हैं वो वैल्यू आती थी डेल्टा जी की। थोड़ा बहुत याद है ये थर्मोडायनेमिक्स? मैक्सिमम यूजफुल वर्क, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में वो मैक्सिमम यूजफुल वर्क क्या है, डेल्टा जी क्या है यहाँ पे, क्यू टोटल इंटू ई सेल, क्यू टोटल इंटू ई सेल, और क्यू टोटल को हम फर्दर लिख सकते हैं -NF ई सेल। तो फाइनल जो फॉर्मूला आता है डेल्टा जी का वो आता है -NF ई सेल। अब इस इक्वेशन का मतलब क्या है कि चार्ज को ले जाने में कितना वर्क कर पा रहे हैं, उससे कितना पोटेंशियल प्रोड्यूस हो रहा है, वो सब इस रिएक्शन, इस इक्वेशन में जो है मेजर हो रहा है। कितना चार्ज ले जा पा रहे हैं, कितने पोटेंशियल के अक्रॉस, कितना चार्ज ले जा पा रहे हैं कितने पोटेंशियल के अक्रॉस, उससे कितना वर्क हो रहा है, दैट इज डेल्टा जी -NF ई सेल। अब ये -NF क्या है, n is the number of electrons, n is the number of electrons, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है इसलिए ये माइनस साइन आया, एंड f is the charge of 1 mole electron, charge of 1 mole electrons।
एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 1.6 into 10 to 1.6 the power into minus the power 19 coulomb. 0.6 into 10 raised to the power minus 19 कूलम। और एक मोल की वैल्यू 6.23023 into 10 to the power 20. 23। तो ये जो फाइनल आता है इसकी वैल्यू आती है 96500। एफ की वैल्यू 96500 कूलम पर मोल। इसकी यूनिट पर मोल, तो कूलम पर मोल। इसी एफ को यहाँ पे पुट करना है 96500 में। एन की वैल्यू क्या होगी? जो भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिएक्शन में हमें दिखेंगे, जैसे Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन था, तो वो यहाँ पे क्या वैल्यू हो जाएगी उसकी? 2। ई सेल दे रखा होगा या पूछा होगा, डेल्टा जी दे रखा होगा या पूछा होगा, यही क्वेश्चंस में चलता है। तो ये फॉर्मूला आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल। और अगर स्टैंडर्ड कंडीशंस की बात हो रही है तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल, सिंपली। तो एक बार ये क्वेश्चन ट्राई करो आप। रिएक्शन दे रखी है, डेल्टा जी नॉट दे रखा है, ई नॉट सेल बताना है। मैम बी ऑप्शन। हाँ जी, आया किसी का? मैम बी ऑप्शन है। बी 2.46 कह रहे हो? यस मैम। एन की वैल्यू कितनी ली है? 2। रिएक्शन क्या लिखी है? 2 जो आपका आया है, क्यों रिएक्शन लिख के आया होगा? वो रिएक्शन क्या है? बच्चे इसमें एन जो है वो 2 नहीं होता है, एन 4 होता है। वो कैसे होता है? इसकी रिएक्शन ऐसे होती है, O2 प्लस 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन गिविंग 2H2O। ये इसकी रिएक्शन होती है। रिएक्शन आपके लिए नहीं है शायद, इसलिए 4 आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, वरना 4 लेना। और डेल्टा जी नॉट दे रखा है तो -4 एफ ई नॉट, डेल्टा जी नॉट बाय -4। ये भी नेगेटिव में है, दोनों कट जाएंगे। -475 बाय 4 क्या आ जाएगा ये? मैम ये ऑप्शन आ गया। 1.23 कैसे आ रहा है? अच्छा, एफ नहीं लिया मैंने, सॉरी। 96500, ठीक है। ए ऑप्शन आ रहा है, ओके। तो 1.23, तो ये रिएक्शन याद करनी पड़ेगी। O2 प्लस 4H प्लस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स गोइंग टू 2H2O। वाटर का थोड़ा स्पेशल केस होता है, ये हम इलेक्ट्रोलाइसिस में भी देखेंगे। अभी के लिए आप ये रिएक्शन लिख लो, O2 प्लस 4H प्लस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन गिविंग 2H2O।
नेक्स्ट केस आता है स्पॉन्टेनिटी का। स्पॉन्टेनिटी क्या होती है? मैम जो randomness, हो जाए रैंडमनेस एंट्रोपी अपने आप होती है। हो जाए, रिएक्शन अपने आप हो जाए मैम, वो हाँ स्पॉन्टेनिटी। ना, उसका रिएक्शन अपने आप होना या फिर डेल्टा जी नेगेटिव होना, दैट इज स्पॉन्टेनियस, या फिर रिएक्शन अपने आप होने की टेंडेंसी रखना। तो हम इसी चीज से, जो ये गिब्स फ्री एनर्जी का पूरा बताया है, इसी से हम ये भी बता सकते हैं कि कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं स्पॉन्टेनियस। जैसे डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल, ठीक है। तो अगर हमें स्पॉन्टेनियस रिएक्शन चाहिए तो हमें डेल्टा जी नॉट नेगेटिव चाहिए होगा। तो ई नॉट सेल क्या होना चाहिए? पॉजिटिव, क्योंकि बाहर क्या है ऑलरेडी एक नेगेटिव, तो माइनस इंटू प्लस माइनस आ जाएगा पूरा। तो अगर ई नॉट सेल पॉजिटिव है तो डेल्टा जी नेगेटिव ही आएगा, और अगर ये नेगेटिव है तो डेल्टा जी पॉजिटिव ही आएगा। तो इस केस में क्या होगी? रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, और इस केस में क्या होगी? नॉन स्पॉन्टेनियस। तो अगर किसी सेल का पोटेंशियल आपको दे रखा है पॉजिटिव में, तो आपको पता चल जाएगा कि वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, और किसी का अगर नेगेटिव है तो पता चल जाएगा वो नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। जैसे कि इस क्वेश्चन में ट्राई करो एक बार। कंसिडर द हाफ सेल रिडक्शन रिएक्शन। दोनों के रिडक्शन रिएक्शन दे रखे हैं। ई नॉट फॉर द रिएक्शन दिस एंड पॉसिबिलिटी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन आर। ये चलो अब इसको रहने दो, क्योंकि मैंने डेल्टा जी वाला कॉन्सेप्ट एक बार बताया नहीं है, पहले वो बता दूं उसके बाद आएंगे इस क्वेश्चन पे। फॉर द सेल रिएक्शन ई नॉट दे रखा है डेल्टा जी। हाँ ये वाला ट्राई कर लो, पीवाईक्यू 2019 का। फॉर द सेल रिएक्शन 0.24 वोल्ट गिब्स फ्री एनर्जी इज। मैम ये ऑप्शन। ओके, और लोगों का? ये ऑप्शन आ रहा है बाकी सबका भी। एन की वैल्यू कितनी ली है यहाँ पे? मैम 2। 2 लेंगे, यहाँ पे +6 हो जाएगा, 2 इंटू +3, और यहाँ पे 2 इंटू +2 क्या हो जाएगा? +4। तो ऐसे डायरेक्टली देख सकते हैं कि अगर +6 से +4 जा रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा होगा। सिंपल, ये क्या है? एक रेडॉक्स रिएक्शन है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए? 2। तो निकाल ही लोगे फिर, डेल्टा जी इज इक्वल टू -2f इंटू 0.24। तो ए आ रहा है आपका आंसर, ठीक है, गुड। अब कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं। क्या है? कैलकुलेशन ऑफ अननोन पोटेंशियल फ्रॉम 2 गिवन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स। 2 इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स हमें दे दिए, जैसे इस रिएक्शन में x1 x2 दे दिया, और तीसरे का हमें पूछ लिया। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे टैकल करना होता है? जैसे पहली रिएक्शन देखो, कॉपर प्लस से कहाँ जा रहा है? कॉपर में। कॉपर प्लस से जा रहा है कॉपर में। दूसरी रिएक्शन में क्या हो रहा है? कॉपर 2 प्लस से जा रहा है कॉपर में। और तीसरी रिएक्शन में पूछा हुआ है कॉपर 2 प्लस से कॉपर प्लस का। तो ये जो कॉपर 2 प्लस से कॉपर प्लस है, ये आपको इन दोनों रिएक्शंस में दिख रहा है। जैसे कॉपर 2 प्लस दिख रहा है यहाँ पे, कॉपर प्लस दिख रहा है यहाँ पे। तो हमें ये जो थर्ड वाली है इक्वेशन, इसको
पहले डिराइव करना है ऊपर वाली दोनों इक्वेशन से। हेस लॉ अगर याद हो थर्मोकेमिस्ट्री में, हेस लॉ कि हम कोई एक इक्वेशन बनाते थे बाकी सबका वो करके सम या फिर माइनस करके। तो अगर ये थर्ड इक्वेशन बनानी है तो कैसे बनाएंगे? कॉपर 2 प्लस लेफ्ट हैंड साइड पे है, यहाँ पे कॉपर 2 प्लस लेफ्ट हैंड साइड पे है, तो सेकेंड इक्वेशन को मैं अगर प्लस में लिखूं, दूसरी क्या चाहिए मेरे को? कॉपर प्लस राइट हैंड साइड में चाहिए। ऊपर वाली दोनों में किसी में भी कॉपर प्लस राइट हैंड साइड में नहीं है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में है, तो -1 क्या किया है? 2 -1 सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट को माइनस कर दिया, तो क्या आएगा ये? अगर इन दोनों को मतलब इक्वेशंस को आप सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करके देखो तो क्या बचेगा हमारे पास? कॉपर 2 प्लस बचेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कैंसिल हो जाएंगे, 2 में से एक कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये वाला राइट हैंड साइड पे चला जाएगा, और फाइनली क्या बचेगा मेरे पास? राइट हैंड साइड में कॉपर प्लस बचेगा, ये दोनों कॉपर भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे। युवराज और सूरज ने ऑलरेडी आंसर दे दिया, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब क्या है कि ई नॉट जो है वो डायरेक्टली ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी थी, बट डेल्टा जी जो है उसका यूज कर सकते हैं क्योंकि डेल्टा जी इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो डेल्टा जी नॉट को कैसे यूज करना है हमने? अगर हमें थर्ड इक्वेशन का बताना है और थर्ड इक्वेशन इन दोनों से ऐसे करके आ रही है 2 - 1 करके, तो डेल्टा जी नॉट 2 माइनस डेल्टा जी नॉट 1, ये लिखेंगे डेल्टा जी नॉट 2 माइनस डेल्टा जी नॉट 1। अब इसको ओपन करके लिख लो, -n3 एफ ई नॉट 3 माइनस n2 एफ ई नॉट 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, n3 n1 एफ ई नॉट 1। एफ जो है सबके पास है तो वो कैंसिल हो जाएंगे आपस में, एफ आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बचा क्या? n3 E03 n2 E02 n1 E01। अब इन सब की वैल्यूज है हमारे पास, हमें E03 की नहीं है बस, और वही हमें निकालनी है। तो E03 और कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं थर्ड रिएक्शन में? 1 -1। सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2, तो -2 इंटू E02 इज x2 प्लस n1 इज 1 एंड E01 इज x1, E01 इज x1। तो E03 क्या आ जाएगा? -2x2 प्लस x1 अपॉन -1, तो 2x2 माइनस x1। और भी लोगों का आ गया? गुड। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 2x2 माइनस x1। अब एक तो ये मेथड था कि डेल्टा जी नॉट वगैरह ऐसे खोल के लिखे। अब एक मेथड और देखते हैं, ये छोटी सी ट्रिक है, अगर आपको कंफ्यूजिंग लगे या नहीं पसंद आए तो आप स्किप भी कर सकते हो, डेल्टा जी से भी कर सकते हो, लेकिन एक बार सुन लो इसको। जैसे मेरे को कॉपर 2 प्लस से कॉपर का निकालना है, किसका निकालना है? कॉपर 2 प्लस से कॉपर प्लस का मेरे को निकालना है। पहली वाली क्या इक्वेशन है? कॉपर प्लस से कॉपर, दूसरी कॉपर 2 प्लस से कॉपर। अब मेरे को कॉपर 2 प्लस जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे चाहिए, तो मैंने पहले ये वाली इक्वेशन लिख ली, सेकंड वाली, ई नॉट कॉपर 2 प्लस से कॉपर, हाँ ई नॉट कॉपर 2 प्लस से कॉपर, ये सेकंड वाली है। फिर मैं फर्स्ट वाली लिख रही हूँ, लेकिन कैसे? ई नॉट कॉपर प्लस जो है राइट हैंड साइड पे चाहिए, तो कॉपर से कॉपर 2 प्लस या प्लस, हाँ प्लस, कॉपर प्लस, इसकी वैल्यू कितनी है? x1। ई नॉट कॉपर से कॉपर प्लस की क्या वैल्यू होगी? मैंने कुछ उल्टा लिख दिया, कॉपर प्लस से कॉपर, हाँ ये रही, ये x2 है और ये x1 है, ये x2 है, ये x1 है। अब मेरे को अगर इसकी चाहिए, पहले मैंने अरेंज करके लिखा, फिर मैंने इन दोनों को ऐसे कैंसिल कर दिया, ये कंफर्म करने के लिए जस्ट कि कॉपर 2 प्लस से कॉपर प्लस की ही वैल्यू यहाँ पे आ रही है। अब क्या करना है? सिंपली कॉपर 2 प्लस से कॉपर में 2 इलेक्ट्रॉन्स, कॉपर से कॉपर प्लस में 1 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ से भी 1 इलेक्ट्रॉन, तो 2x2, और ये माइनस हो जाएगा क्योंकि मैंने उल्टा करके लिखा था, ये चीज किसी ने बताई भी नहीं कि मैंने यहाँ गलत लिख दिया। अगर हमें ई नॉट कॉपर प्लस से कॉपर का दे रखा है x1,
तो ई नॉट कॉपर से कॉपर प्लस का क्या हो जाएगा, -x1। तो यहाँ पे सिंपली इन दोनों को ऐड कर देंगे, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कितने हैं 1, तो 2x2 -x1 ऐसे भी आ सकता है। अगर आप इसको एक दो बार प्रैक्टिस कर लोगे तो टिप्स पे हो जाएगा बिल्कुल। बस अरेंज करके लिखने में 1 सेकंड लगेगा, उसके बाद सिंपली ऐड करना है मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक क्वेश्चन को ट्राई करोगे आप? ई नॉट ऑफ Fe2+ से Fe दे रखा है, Fe3+ से Fe2+ दे रखा है, तो इस रिएक्शन का बताना है। मैम बी ऑप्शन। बी नहीं है इसका। कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें कोई भी ट्रिक नहीं चलती, ये उनमें से एक है। मैम ए ऑप्शन। ए ऑप्शन, यस, 1.212 वोल्ट्स। और किसी का आया? वन पॉइंट टू वन टू वोल्ट्स। क्या दे रखा है पहला, Fe2+ से Fe जाने का, Fe2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन Fe, ई नॉट दे रखा है -0.441। दूसरा Fe3+ प्लस इलेक्ट्रॉन गिविंग Fe2+, ई नॉट दे रखा है 0.771। स्टैंडर्ड ईएमएफ फॉर Fe प्लस 2 Fe3+ गिविंग 3 Fe2+। तो ये रिएक्शन कैसे आएगी हमारे पास? ये रिएक्शन कैसे आएगी हमारे पास? लेफ्ट हैंड साइड में क्या चाहिए, Fe, यहाँ पे क्या है राइट हैंड साइड में, तो माइनस फर्स्ट वाली। उसके बाद 2 Fe3+ चाहिए लेफ्ट हैंड साइड में, Fe3+ यहाँ पे है लेफ्ट हैंड साइड में, लेकिन 2 से मल्टीप्लाइड है, तो +2 इंटू सेकेंड इक्वेशन। अब चेक करते हैं क्या आ रही है। -1 जब हमने किया था तो Fe2+ मेरा राइट हैंड साइड में आ गया था, यहाँ पे Fe2+ आ गया था। उसके बाद यहाँ पे भी Fe2+ था और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, तो 2 Fe2+ यहाँ से आ गए, एक Fe2+ यहाँ से आ गया, 3 Fe2+ मेरे राइट हैंड साइड में आ गए। और इलेक्ट्रॉन्स भी यहाँ पे अब 2 हो गए, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में 2 थे, तो ये भी कैंसिल हो गए। तो अब डेल्टा जी नॉट फॉर थर्ड इक्वेशन विल बी माइनस डेल्टा जी नॉट ऑफ फर्स्ट प्लस 2 टाइम्स डेल्टा जी नॉट ऑफ सेकेंड। फिर से ओपन अप करके लिखेंगे, माइनस कितने इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज है यहाँ पे, +6 से, इसमें तो चेंज नहीं है लेकिन यहाँ पे है, कितने इलेक्ट्रॉन्स का चेंज है,
6 Fe से Fe 2+ और 3, तो इसमें डायरेक्ट नहीं बता सकते क्योंकि दो चीजों का हो रहा है, 2 इंटू Fe3+ और 3 इंटू Fe2+। लेकिन इसका, हाँ इसका तो चेंज हो ही नहीं रहा, ठीक है। 6 F कैंसिल हो जाएगा, E0 इसका निकालना है, माइनस डेल्टा G01 माइनस 2 F कैंसिल, E01 माइनस 0.441 प्लस माइनस हो जाएगा माइनस n, सॉरी ये 2 और n की वैल्यू क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई किया था तो 2 और E0 0.77। आंसर आया था किसी का A आया था, यही किया था। नहीं मैम, मैंने तो मतलब वो छोटा किया था। ई नॉट सेल ही निकालना है ना, तो ई नॉट के थर्ड माइनस ई नॉट नोट करके फिर आ गया था। जो हमारा 0.771 है वो हमने लिया, और साथ में हमें नेगेटिव में दे रखा था 0.441, तो वो पॉजिटिव में चला जाएगा। सिंपली दोनों को ऐड करके हमारा 1.212 आ जाएगा। एक बार फिर से रिपीट करना। एक मिनट। बढ़िया तरीका बताया, बिल्कुल। हाँ मैम, इसमें मतलब मैंने सिंपली ई नॉट सेल इक्वल्स टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड से कर दिया। तो E0 कैथोड पे आपने क्या लिया है? ई नॉट कैथोड पे मैंने 0.771 लिया है, और फिर माइनस में 0.441, तो वो माइनस था तो माइनस माइनस प्लस हुआ, तो फिर दोनों वैल्यूज को सिंपली ऐड कर दिया तो 1.212 आ गया। बढ़िया, ठीक है बच्चे, ऐसे भी कर सकते हो। मैम प्लीज रिपीट दिस वंस। देखो जो मेरा तरीका है वो थोड़ा लेंथी हो गया, लेकिन जिज्ञासा ने जैसे किया है वैसे भी कर सकते हैं। जिज्ञासा ने क्या किया है, E0 सेल लिया, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड लगा दिया उसने। कैथोड पे किसको लेंगे? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा। इन दोनों में से किसका ज्यादा है? 0.771 का। तो इसने क्या लिया? 0.771 यहाँ पे, माइनस E0 एनोड पे चाहिए था, तो Fe2+ कितना है ये वाला, माइनस 0.441 इसका रिडक्शन पोटेंशियल। तो ऐसे इसका आ रहा है 1.212 वोल्ट्स। और जो डेल्टा जी वाला कॉन्सेप्ट में, उसमें हमने हेस लॉ से पहले इक्वेशन बनानी है। कैसे बनेगी वो, किस चीज को कितने इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करना है, वो सब देखना है। तो अगर मेरे को ये वाली इक्वेशन चाहिए थी फाइनल, तो एफ ई मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड में कहा था या राइट में था, तो मेरे को इसको माइनस में करना पड़ा। तो माइनस फर्स्ट इक्वेशन लिखा मैंने, प्लस सेकंड को मल्टीप्लाई किया 2 से, क्योंकि यहाँ पे कोई Fe3+ था ही नहीं, यहाँ पे था Fe3+ सिंपल, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। और लेफ्ट हैंड साइड में ये इसलिए प्लस साइन लगाया, तो 2 इंटू Fe3+, 2 इंटू Fe3+। तो इससे मेरी, मतलब अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को उल्टा करके लिखूं और सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके लिखूं, तो मेरे पास ये वाली इक्वेशन जो है आ जाएगी हेस लॉ से। उसके बाद डेल्टा जी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो उसको हमने एक्सप्रेस कर लिया इस इक्वेशन के टर्म्स में। तो माइनस डेल्टा G01 प्लस 2 इंटू डेल्टा G02, उसके बाद माइनस NF E0 सेल लगा दिया। ठीक है अंजलि, दिस इज बेटर, नाइस अप्रोच। किसने बताया था? जिज्ञासा ने। यस मैम। गुड बच्चे, ऐसे भी कर सकते हो। E0 सेल इज E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। तो नेक्स्ट हमारा आता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बेटा इसको एक बार घर पे ट्राई कर लेना। अभी के लिए मैं एक बार नर्स्ट इक्वेशन बता देती हूँ क्योंकि टाइम होने वाला है। नर्स्ट जरूरी है अभी करनी। तो थर्मोडाइनमिक्स से हमारे पास एक इक्वेशन आती है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा G0 प्लस RT ln Q। ये इक्वेशन आती है थर्मोडाइनमिक्स से। अब जो डेल्टा जी को ई सेल में एक्सप्रेस किया था वही यहाँ पे खोल के लिख रहे हैं, माइनस NF ई सेल इज इक्वल टू माइनस NF E0 सेल प्लस RT ln Q। ये Q क्या है, किसी को पता है? रिएक्शन क्वोशिएंट।
रिएक्शन कोएफिशिएंट है। रिएक्शन कोएफिशिएंट क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। अब ई सेल मतलब NF से डिवाइड कर दिया सबको, माइनस NF से, तो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस RT बाय NF ln Q। तो एक तो ये आ गई नेक्स्ट इक्वेशन, इसको बोलते हैं। लेकिन और इसको सिंप्लीफाई किया हुआ है कैसे? पहले तो ये जो नेचुरल लॉग है ln, इसको लॉग विद बेस 10 में कन्वर्ट किया। मतलब नेचुरल लॉग को अगर लॉग में कन्वर्ट करना है तो क्या करते हैं? 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ln को लॉग विद बेस 10 ले जाने के लिए। तो यहाँ कर देंगे ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT बाय NF log Q। अब 2.303 RT बाय NF, N वही है इलेक्ट्रॉन्स वगैरह की वैल्यू। तो अगर आपको मतलब मोस्ट केसेस में क्या होता है कि टेम्परेचर यूजुअली 298 केल्विन देता है। तो अगर 298 केल्विन दिया हुआ है, F की वैल्यू कांस्टेंट ही रहने वाली है, 2.303 की वैल्यू भी कांस्टेंट ही रहने वाली है, R की वैल्यू भी कांस्टेंट ही रहने वाली है। तो वो सारी वैल्यूज पुट करके क्या आता है? ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाय N log Q। तो इससे हमें बार बार कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा R को R को T को और F को रख के। डायरेक्टली अगर हमारा 298 केल्विन पे दिया हुआ है सेल, तो हम ये वाली इक्वेशन यूज कर लेंगे। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाय N log Q। अब एक चीज और होती है, इक्विलिब्रियम पे क्या होता है? इक्विलिब्रियम पे जो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट है और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट है, दोनों का इक्वल हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास आया था डेल्टा G इज इक्वल टू 0 एट इक्विलिब्रियम। तो डेल्टा G अगर 0 है तो माइनस NF ई सेल भी 0 होगा। N 0 हो नहीं सकता, F 0 हो नहीं सकता, बचा क्या? ई सेल। तो इक्विलिब्रियम पे ई सेल की वैल्यू भी 0 आ जाती है। तो अगर अब हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करके लिखें एट इक्विलिब्रियम, तो क्या होगा? ई सेल 0, यहाँ पे ई सेल था, ई सेल 0 इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस RT बाय NF ln K इक्विलिब्रियम। अब Q की जगह पे मैंने इस वाली इक्वेशन को लिखा है, इस वाली को RT बाय NF ln K इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे क्या होता है? रिएक्शन क्वेश्चन नहीं लेते हम, क्या लेते हैं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो K इक्विलिब्रियम, तो ई नॉट सेल हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं RT बाय NF ln K इक्विलिब्रियम। अब इसको अगर ई नॉट सेल पूछा तब तो ऐसे हो जाएगा, ln को 2.303 लिख लोगे। लेकिन अगर के इक्विलिब्रियम पूछ ले, क्योंकि काफी क्वेश्चंस में क्या पूछता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो अगर वो पूछ ले तो कैसे करेंगे इसको? हमें यहाँ से के इक्विलिब्रियम की वैल्यू बतानी है। तो ई नॉट सेल इंटू NF बाय RT, मैं इसको यहाँ ले गई, इज इक्वल टू ln के इक्विलिब्रियम। सिंपली मैंने NF बाय RT को यहाँ लिया। तो के इक्विलिब्रियम क्या आ जाएगा? जब ln हटाना होता है तो एक्सपोनेंशियल की हेल्प लेते हैं, दोनों साइड एक्सपोनेंशियल ले लिया तो क्या आएगा? एक्सपोनेंशियल रेज टू द पावर NF ई नॉट सेल बाय RT। दोनों साइड एक्सपोनेंशियल ले लिया था तो ln तो कैंसिल हो जाता है ई से, और के इक्विलिब्रियम की वैल्यू ऐसे आ गई e रेज टू द पावर NF ई नॉट सेल बाय RT। तो इससे हमारे पास दो तीन चीजें आ गई हैं। क्या क्या? एक तो ये नर्स्ट इक्वेशन 298 केल्विन पे ये वाली यूज करनी है, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाय N log Q। Q क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। उसके बाद अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कि टेम्परेचर मेरा 298 केल्विन नहीं है, 300 है, 312 है, जो भी है, तब हम ये वाली इक्वेशन यूज करेंगे जब टेम्परेचर दिया हुआ। इक्विलिब्रियम पे क्या आ गया था? ई सेल 0 आ गया था, तो उसको हमने नर्स्ट में पुट किया, तो हम क्या निकाल सकते हैं उससे? ई नॉट सेल, इस फॉर्मूला से RT बाय NF ln K इक्विलिब्रियम, या फिर RT बाय NF इंटू 2.303 log K। डिपेंड करेगा क्वेश्चन में आपको ln की वैल्यू दी है या log की वैल्यू दी है। और क्या निकाल सकते हैं हम इससे?
के इक्विलिब्रियम की वैल्यू। तो क्या क्या फॉर्मूला आ गए, एक बार फिर से देखते हैं। एक आ गया मेरे पास ये, जब टेम्परेचर मेंशन्ड हो। एक मेरे पास ये आ गया जब टेम्परेचर ना मेंशन हो या फिर 298 केल्विन मेंशन हो, 0.0591। या फिर कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जिसमें आपको इस चीज की वैल्यू लिख के दे देगा, जैसे लिख देगा 0.06, सॉरी एन को इंक्लूड नहीं करेगा। एन को आपको हमेशा खुद ही फाइंड आउट करना पड़ेगा, और एन के लिए हमेशा इक्वेशन ही लिखनी पड़ेगी। और क्या आ गया हमारे पास, ई सेल 0 आ गया एट इक्विलिब्रियम। ये वाली स्लाइड पूरी इक्विलिब्रियम पे है। और क्या आ गया, ई नॉट सेल इज इक्वल टू आर टी बाई एन एफ एल एन के इक्विलिब्रियम। और क्या फाइंड कर सकते हैं, के इक्विलिब्रियम। तो ये सब इक्विलिब्रियम के लिए ई नॉट सेल और के इक्विलिब्रियम फाइंड करना। एक बार ये वाला क्वेश्चन बता दो मेरे को, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, जल्दी हो जाएगा। If the E naught cell has a negative value, then which of the following gives the correct relationship for the values of delta G naught and K equilibrium? डी ऑप्शन। डी बोल रहे हो, और बताओ। अंजलि डी, हर्षिका डी, ठीक। तो ई नॉट सेल अगर नेगेटिव है तो मतलब क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस, और नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा जी क्या था, पॉजिटिव। और अगर डेल्टा जी पॉजिटिव है तो इसका मतलब, नहीं बच्चे, के इक्विलिब्रियम लेस देन 1 नहीं होगा। के इक्विलिब्रियम, नहीं नहीं सही बोल रहे हो, के इक्विलिब्रियम लेस देन 1 जब नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, तो के इक्विलिब्रियम लेस देन 1, क्योंकि फिर रिएक्शन किस में जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में। रिएक्शन किस में जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में, और उस केस में के इक्विलिब्रियम लेस देन 1, और बाकी केस में के इक्विलिब्रियम ग्रेटर देन 1। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आपकी कोई और क्लास है क्या अभी? नहीं है, ठीक है, डरो मत, मैं नहीं ले रही है क्लास, मेरी है अभी क्लास। तो मेरे को आपसे ये डिस्कस करना था, फ्राइडे को नहीं ले रही हूँ मैं आपकी क्लास, ठीक है। फ्राइडे को मैं लीव पे हूँ, प्रोबेबली, अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली मैं फ्राइडे को लीव पे हूँ। तो जो फ्राइडे को आपकी क्लास होती है वो नेक्स्ट जिज्ञासा, थैंक गॉड, अच्छा बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं पसंद नहीं है, केमिस्ट्री पसंद नहीं है। तो फ्राइडे को नहीं होगी आपकी क्लास, नेक्स्ट वेडनेसडे को, इस वेडनेसडे को नहीं, नेक्स्ट वीक वाले वेडनेसडे को मैं वो क्लास आपकी ले लूंगी। एक्स्ट्रा क्लास नहीं पसंद, लेकिन वेडनेसडे को प्लीज आप वो वाली क्लास ले लेना। टाइमिंग हम डिस्कस कर लेंगे जो भी आपके लिए कन्वीनियंट होगी। 2 बजे से पहले पहले सेम जो 9:30 या 10:30 जो भी है, जिस टाइम भी आप फ्री हो वो हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलो फिर, नोट्स मैं अपलोड कर दूंगी, और कल के भी नहीं किए थे, एक साथ कर दूंगी। ओके, ओके बेटा, बाय।